मैं इस संगोष्ठी का औपचारिक रूप से उद्घाटन करने के लिए उद्घाटक माननीय श्री सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी को उद्घाटन पर भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। सेंट्रल हिंदी मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित भोसला मिलिट्री महाविद्यालय रामभूमि नासिक तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मंच पर उपस्थित इस संगोष्ठी के बीज भाषक परम आदरणीय पद्मश्री पुरस्कार विभूषित आदरणीय दादा इधाते जी, इस उद्घाटन सत्र में जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है वे मेरे गुरुवर्य डॉक्टर नारायण शर्मा जी, जिनकी उपस्थिति में और अध्यक्षता में ये उद्घाटन सत्र संपन्न हो रहा है। वे हमारे पूना यूनिवर्सिटी के माननीय रविंद्र सिंगनापुरकर जी, इस उद्घाटन सत्र में जिनकी महनीय उपस्थिति से हम लाभान्वित हुए हैं वे यशवंतराव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय के समकुलपति आदरणीय जोगेंद्र सिंह बिसेन जी, संस्था के सभी पदाधिकारीगण, प्रबंधन समिति के कार्याध्यक्ष, अध्यक्ष तथा सभी पदाधिकारी, डॉक्टर अविनाश भिड़े जी एडवोकेट, हेमंत जी, संजय पगारे जी, मिलिंद वैद्य जी, अवस्थी जी, इस गोष्ठी हेतु अलग अलग राज्यों से अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने वाले मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान से पधारे डॉक्टर नवीन नंदवाना जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद से पधारे आर.एस. सर्राजू जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटक से पधारे संदीप रंभिकर जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पधारे प्रोफेसर निरंजन जी और सामाजिक समरसता गतिविधि से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को, उपस्थित सभी विद्वज्जनों को, छात्र छात्राओं को सादर प्रणाम करता हूँ, सस्नेह नमस्कार करता हूँ। ये निदेशालय के लिए आज मुझे लगता है परम वैभव का दिन है, परम भाग्य का दिन है, क्योंकि जिस उद्देश्य से सन 1960 में संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत इस संस्था की स्थापना की गई है कि हिंदीतर प्रदेशों में हिंदी का विकास करना, आज मुझे लगता है कि नासिक जैसे पुण्य भूमि में, राम भूमि में आकर यह संगोष्ठी सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता को केंद्र में रखकर इस विचार यज्ञ का आयोजन कर रही है और इसलिए आज इस उद्देश्य की पूर्तता बहुत रूपेण हमारे रूप में प्रत्यक्ष साकार हुई है। जिस उद्देश्य से यह यात्रा आरंभ हुई है, आज उस उद्देश्य की यात्रा में हम देख रहे हैं कि बहुत प्रसन्नता हम मन ही मन में अनुभव कर रहे हैं और इसलिए प्रथमतः मैं इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन संपन्न हुआ ऐसी घोषणा करता हूं। मुझे ये बहुत खुशी है कि इस संगोष्ठी में जहां एक और समरसता पर अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान करने वाले विचारक उपस्थित है, वहीं दूसरी ओर समरसता को प्रत्यक्ष जीने वाले, समरसता को जो कागज़ों पर लिखी जाती है, किताबों में छापी जाती है और जिनके सपने बुनाए जाते हैं, उसको प्रत्यक्ष धरातल पर क्रियान्वित करने वाले सामाजिक समरसता परिषद, सामाजिक समरसता मंच के प्रत्यक्ष जीवन में कार्यरत सभी कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं और ऐसा दुग्ध शर्करा योग बहुत से कम शैक्षिक आयोजनों को मिलता है कि जहां कलम के भी सिपाही होते हैं और जहां प्रत्यक्ष जीवन में उतर कर काम करने वाले कार्यकर्ता योद्धा भी उपस्थित होते हैं। और इसलिए मैं आदरणीय रमेश पांडव सर जी का, आदरणीय नीलेश गद्रे जी का, रवि किरकोळे जी का, शोभा ताई का मैं हृदय से स्वागत करता हूं
कि जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में हमने देखा कि हमारे जितने भी साहित्यकार हुए हैं वे केवल कलम के सिपाही नहीं थे, तो उन्होंने प्रत्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम में सहभाग भी लिया था और स्वतंत्रता के आंदोलन को आम आदमी तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वैसे ही आज हम देख रहे हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता को केवल अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान तक सीमित न रख के उसको प्रत्यक्ष जीवन व्यवहार में जब तक हम उतारेंगे नहीं, प्रत्यक्ष जीवन व्यवहार में जब तक हम उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे, तब तक हमारा सपना साकार नहीं होगा। जिस उद्देश्य से मैथिली शरण गुप्त ने अपनी काव्य यात्रा आरंभ की थी, वही उद्देश्य मन में संजोग कर हम इस संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने अपने काव्य यात्रा के उद्देश्य को भारत भारती में स्पष्ट करते हुए लिखा था कि भव में नव वैभव हम व्याप्त कराने आए, नर को ईश्वरता हम प्राप्त कराने आए, संदेश यहाँ हम नहीं स्वर्ग का लाए, इस भूतल को ही हम स्वर्ग बनाने आए, इस भूतल को ही हम स्वर्ग बनाने आए। ये भूतल तभी स्वर्ग बन सकता है कि जब किताबों में लिखे गए विचारों को प्रत्यक्ष जीवन में हम क्रियान्वित करेंगे। यह भूतल तभी स्वर्ग बन सकता है जब समरसता की इस व्याख्या को हम प्रत्यक्ष जीवन में उतार कर अपने जीवन में क्रियान्वित नहीं करेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि यह संगोष्ठी इस दृष्टि से दुग्ध शर्करा योग है कि यहाँ प्रत्यक्ष जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता योद्धा भी है और कलम के सिपाही के रूप में जिस पर अध्ययन अनुसंधान और ये होना चाहिए, ऐसे विचारक भी हमारे बीच उपस्थित है। मित्रों, हमने देखा होगा कि अब तक हमने साहित्य की आलोचना कई पद्धतियों से की। साहित्य के केंद्र में कभी भी समरसता को हमने नहीं रखा। हमने साहित्य की समीक्षा दर्शन की दृष्टि से की, हमने भक्ति साहित्य की समीक्षा अध्यात्म की दृष्टि से की, हमने भक्ति साहित्य का विवेचन और विश्लेषण अनेक पद्धति से किया। लेकिन सामाजिक समरसता को केंद्र में रखकर अब तक हिंदी साहित्य समीक्षा की आलोचना की ये त्रासदी रही है कि हमने कभी भी सामाजिक समरसता को केंद्र में रखकर साहित्य की आलोचना नहीं की। और इसलिए ये एक ऐसा प्रयास है कि जो इस बात को रेखांकित करता है, उजागर करने की कोशिश करता है कि साहित्य में सामाजिक समरसता को प्रत्यक्ष जीवन में क्रियान्वित करने में साहित्य की कितनी अहम भूमिका रही है। हमारे वेद उपनिषद काल से लेकर आधुनिक काल तक के पूरे साहित्यिक जो कालजयी रचनाकार हुए हैं, उनकी रचनाओं का अगर आप बारीकी से अध्ययन करेंगे, उनके जीवन का अगर आप बारीकी से मूल्यांकन करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये केवल साहित्य रचयिता के रूप में ख्याति प्राप्त नहीं थे, तो उन्होंने अपने समय में समकालीन जीवन में समाज को एक सकारात्मक दिशा देने में भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। जिस नामदेव की हम बात करते हैं, जिस तुकाराम की हम बात करते हैं कि नामदेव ने केवल भक्ति को केवल आराधना का विषय नहीं माना, तो भक्ति में जब तक समाज तत्व का समावेश नहीं होगा और भक्ति जब तक मन के प्रसन्नता के भाव से नहीं की जाएगी, तब तक उस भक्ति में हमें फल अपेक्षित प्राप्त नहीं होगा। इसकी बात उन्होंने कही और इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ अनिलय रंदिल भरिलय कुंभक बाल गोविंद ही नान रचू, पहली निर्जू मिछ बिठलैयो जुठनी बैला काय करूँ। अनिलय अगर गोइलय माला, इस तरह से वो पूरी भक्ति का विवेचन करते हैं और अंत में अपने मन को केंद्र में रखकर, मन जैसी पवित्र भावना को केंद्र में रखकर ईश्वर की आराधना करने की बात करते हैं। चाहे हम कबीर का बात करें, चाहे हम तुकाराम की बात करें, हम चाहे संत ज्ञानेश्वर की बात करें, या आधुनिक काल के जितने भी संत हुए हैं उन संतों की बात करें। और इसलिए मित्रों, हम इस संगोष्ठी के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हम सामाजिक समरसता कैसे स्थापित कर सकते हैं, इस विषय पर आगत 2 दिनों में हम विचार विमर्श करने वाले हैं। मित्रों, हमको पता है कि आज हमारी प्रादेशिक अस्मिता, हमारी जातिगत अस्मिता, हमारी भाषाई अस्मिता इतनी चरमोच्च बिंदु पर पहुंच गई है
कि कहीं न कहीं वो अस्मिता हमारे बीच जो है वह कटुता पैदा न करने लगे, इस हद तक आज उसका अतिक्रमण जो है वो हो गया है। विमर्श के नाम पर ऐसा साहित्य लिखा जा रहा है कि साहित्य का मूल उद्देश्य जन सामान्य को जोड़ना था, न कि तोड़ना। लेकिन विमर्श के माध्यम से ऐसा साहित्य आज रचा जा रहा है जिसमें जोड़ने की भूमिका बहुत कम है, तोड़ने की अधिक है। हम प्रायः इस प्रकार की अपेक्षा करते हैं कि साहित्य का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य को राह दिखाना है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि साहित्य को जन सामान्य की राह दिखाने के बदले कहीं न कहीं विमर्शवादी साहित्य हमारे युवा रचनाकारों को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है। और इसलिए ऐसे सामाजिक समरसता के विषय के माध्यम से ही हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, और इसीलिए इस उद्देश्य से ये द्विदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। हमें पता है कि साहित्य में जब भी कोई विषय रखा जाता है तब उस विषय को लेकर, उसकी सैद्धांतिकी को लेकर बहुत परिश्रम पूर्वक हमें कुछ किताबें लिखनी पड़ती है, तभी जाकर हम संदर्भ पुस्तकों के रूप में उसका उल्लेख कर सकते हैं। दादा, मैं 2011 में पहली बार सामाजिक समरसता और भक्ति साहित्य को केंद्र में रखकर मैंने मेरे कवयित्री बहनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव में राष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया था। लेकिन उस समय में समरसता इस शब्द को सुनकर ही कुछ लोगों ने विरोध किया, और बात यहाँ तक पहुँची कि उस संगोष्ठी को हम चलने नहीं देंगे। और इसलिए कुलपति महोदय ने मुझे बुलाकर कहा कि सुनील जी, आयोजन हमको करना है, थोड़ा आप शब्दों में अगर समझौता करेंगे तो मुझे लगता है कि आयोजन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आयोजन सुकर हो जाएगा। फिर हमने उस समय में भारतीय भक्ति साहित्य में सामाजिक समरसता को बदले हम भारतीय भक्ति साहित्य में एकात्मता का शब्द उल्लेख किया, और नीचे प्रस्तावना में लिखा कि एकात्मता से हमारा अभिप्राय सामाजिक समरसता से ही है। और आपको याद दिला दूं, उस 2011 के संगोष्ठी में लगभग देश भर के 50 विद्वान अलग अलग विचारधाराओं के, अंबेडकरवादी भी थे, मार्क्सवादी भी थे, गांधीवादी भी थे, और अपने आप को पुरोगामी समझने वाले ऐसे विचारक भी थे। आदरणीय रमेश पतंगी जी भी उस समय में हमारे बीच उपस्थित थे, अशोक कामत जी उस समय में उपस्थित थे, शिव कुमार शर्मा जी उस समय में उपस्थित थे। और वहीं से प्रेरणा लेकर बाद में मैंने कृष्ण गोपाल जी का भारतीय भक्ति साहित्य और सामाजिक समरसता ये पुस्तक पढ़ा, और यूजीसी के लिए मैंने स्वतंत्र प्रोजेक्ट डाला। मैंने कहा सर, हमारे यहाँ आपने इस शब्द को ये किया, लेकिन अब यूजीसी ने उसको मान्यता दी है, और यूजीसी ने मुझे भारतीय भक्ति साहित्य में सामाजिक समरसता पर काम करने के लिए 8 लाख रुपए की अनुदान राशि मंजूर की। और तब मैंने 9 संत कवियों को एकत्रित करके भारतीय भक्ति साहित्य में सामाजिक समरसता को हम कैसे देख सकते हैं, इस बात का हमने सोदाहरण परिचय दिया। और न केवल साहित्य की समीक्षा हमने की, बल्कि सामाजिक समरसता की सैद्धांतिकी का निर्माण का कार्य भी हमने उस समय में किया। और आज हमारे संघ परिवार की दृष्टि से हो, परिषद परिवार की दृष्टि से हो, या विचारधारा की दृष्टि से हो, जो समरसता के मानदंड हमने 12 मानदंड तय किए, उन 12 मानदंडों के तहत अब हम किसी भी काल की साहित्यिक कृति को इस दृष्टि से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि वह सामाजिक समरसता के लिए पोषक है या नहीं। और आपके ताज्जुब के लिए बता दूं, अब उसके बाद हमने फिर 4-5 यूनिवर्सिटी के 4-5 शोध छात्र को विषय दिया, उनकी भी पीएचडी उपाधि कंप्लीट हुई। मराठी साहित्य में सामाजिक समरसता को लेकर जितना विपुल मात्रा में लेखन हुआ, खेद के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ता है कि हिंदी में आज भी उतना विपुल मात्रा में साहित्य लेखन सामाजिक समरसता को केंद्र में रखकर नहीं किया गया। और यह संगोष्ठी इस दृष्टि से भी मुझे लगता है अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब तक हम उसमें संदर्भ पुस्तकों का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक लोग, हमारे शोधार्थी जो गण हैं, वो उस विषय को लेकर अपना अनुसंधान कार्य पूर्ण नहीं करेंगे। और इसलिए हमने 2 प्रयास किए। एक तो मराठी में लिखे हुए जो स्तरीय सामाजिक समरसता पर जो ग्रंथ थे उसका अनुवाद करना, और उसी अनुवाद के क्रम में हमने ईश्वर नंदापुरे जी का सामाजिक समरसता स्वरूप और संकल्पना हो, नामदेव कांबळे जी का सामाजिक समरसता पर लिखा गया ग्रंथ हो, हमारी श्यामाताई जी का कुछ पाठ्यपुस्तकें हो, इन सब का हम हिंदी में अनुवाद करके इस विषय को हम राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये विषय तभी
सार्थक सिद्ध होगा जब तक हम इस प्रकार के संगोष्ठियों का आयोजन करके उस पर हम गंभीर रूप से चर्चा परिचर्चा नहीं करेंगे। उसी संगोष्ठी का ये परिपाक था कि उसको फिर बाद में हमने प्रोजेक्ट के रूप में लिया, फिर शोध छात्र को विषय दिया, उनकी भी पीएचडी कंप्लीट हुई और आज विपुल मात्रा में साहित्य लेखन इस विधा में हो रहा है। मित्रों, ये 3 दिवसीय संगोष्ठी है और आदरणीय दादा जैसे महान विभूति आज हमारे बीच है। मेरे गुरुवरियों के रहते हुए मुझे अधिक बोलना इस उद्घाटक के रूप में मुझे लगता है संयुक्तिक नहीं है, लेकिन इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी के आयोजन के पीछे एक आयोजक के नाते मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से यहाँ सेंट्रल हिंदी मिलिट्री एजुकेशन जी का सोसाइटी का और भोसला मिलिट्री कॉलेज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये आयोजन किया और आपके माध्यम से इन तमाम युवा साथियों के साथ विचार विमर्श करने का सौभाग्य आपने हमें प्राप्त कर दिया। और इसीलिए मित्रों, ये साहित्य तमाम हमारे अनुसंधाता के बीच में ऐसी विश्वासार्हता उत्पन्न करेगा कि जो इस विषय को लेकर आगे अनुसंधान करेगा। इस संगोष्ठी की सार्थकता तभी सिद्ध हो जाएगी कि एक ऐसे विश्वासु पुरुष का निर्माण करना। कहते हैं कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो लोग इसलिए पूछते हैं यारो क्योंकि विश्वास करने लायक कोई इंसान नहीं मिलता। मुझे लगता है कि ऐसे विश्वास करने लायक अनुसंधाता छात्र, ऐसे विश्वास करने लायक अनुसंधाता अध्यापक का निर्माण ये इस संगोष्ठी का महान लक्ष्य है। और आप हो, मैं हो या मैथिली शरण गुप्त हो, हमारी लेखनी का अंतिम लक्ष्य यही है कि सामान्य से सामान्य आदमी की पीड़ा को दूर करना, सामान्य से सामान्य आदमी के दुख दर्द को अभिव्यक्त करना और सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता में साहित्य की भूमिका को अधोरेखित करना। इसलिए जाते जाते केवल इतना ही कहता हूँ कि इस भव्य कार्य के लिए हमें आपको तैयार करना होगा। जब तक हम साहित्य को केवल व्याख्यान, संभाषण और प्रवचन तक सीमित रखेंगे तब तक साहित्य से अपेक्षित परिणाम हमें मिलने वाले नहीं हैं। और इसलिए पांडव सर जैसे, नीलेश जी जैसे ऐसे कार्यकर्ता भी हमारे इस संगोष्ठी के आधार सूत्र है कि जो प्रत्यक्ष जीवन में समाज में जाकर इस विचार को प्रत्यक्ष जी रहे हैं। केवल भाषणों पर या व्याख्यानों में इसका उजागर करने से काम अपेक्षित परिणाम नहीं होता है और इसलिए इनको सुनना भी आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत लक्ष्य है और इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, मानता हूँ। लेकिन फिर भी इस संघर्ष के इस युग में हमें निराश ना होकर, हताश ना होकर अपने प्रयास को निरंतर करते रहना चाहिए। और जाते जाते केवल इतना ही कहता हूँ कि हो लाख मुसीबत मगर ये ध्यान रखना तुम, हो लाख मुसीबत मगर ये ध्यान रखना तुम, मन को भीतर से अपने बलवान रखना तुम। बहुत संभव है बना दे भीड़ तुमको देवता, लेकिन फिर भी मन में एक आध इंसान रखना तुम, लेकिन फिर भी मन में एक आध इंसान रखना तुम। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।